गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो है वन दरोगा से संबंधित साइंस की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी वाले सेक्शन से शुरू करते हैं और आज पहली वीडियो है बायोलॉजी वाली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वायु प्रदर्शकों का विश्वसनीय संकेत है। जो वायु प्रदर्शकों का जो विश्वसनीय संकेत है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका पहले का जो राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा लाइकिन और मास। ये क्या है? वायु प्रदर्शकों का विश्वसनीय संकेतक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है होता है। तो मोटर कार से जो उत्पन्न प्रदूषक होते हैं और जो मानसिक रोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, वो कौन से हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पीबी हो जाएगा। पीबी हो जाएगा। और मोटर के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला जो प्रदूषक होता है उसको पीबी बोलते हैं और हिंदी में उसको सीसा बोलते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात हो रही, CO, क्योंकि ये क्या है? ऑप्शन के आधार पे देखेंगे। इसका तो राइट हो जाएगा लास्ट वाला, हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मुख्य वायु प्रदूषक है, इसमें से कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, गंधक है। तो दोस्तों जो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा CO। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? एक वायु प्रदूषक है। यह गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। होता क्या है? जिसके कारण की रुधिर की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता कम हो जाती है और लगभग 50% हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। तब ऑक्सीजन की कमी से श्वसन क्रिया में अवरोध हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषण है। तो कौन सा हो जाए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, CO और CO2। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ये सभी क्या हैं? वायुमंडलीय प्रदूषक हैं। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे अपना भोजन बनाते हैं इसके द्वारा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस गैस कहलाते हैं। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस जो जब क्या हो जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो सातवें का जो ऑप्शन होगा लास्ट वाला, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस कहलाती हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देती है? तो दोस्तों ऑप्शन में फ्रियोन, मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। लेकिन ये कह रहा है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो जो योगदान करती है वो कौन सी है? वो CO2 गैस है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, मेट्रोपोलियन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मेट्रोपोलियन जो बड़े महानगर होते हैं उनमें प्रदूषण का जो सबसे ज़्यादा होता किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वचालित वाहन जो मोटर गाड़ियां हैं उनके चलने से। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो दोस्तों अभी इससे पहले पढ़ा हमने कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिसके कारण की व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? तो जो निम्नकरणीय का अर्थ हुआ कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब इनमें से जो तुरंत गल जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो इनमें से प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित प्रदर्शकों में कौन जैव विघटित है? विघटित की बात कर रहा है। तो अभी हमने पढ़ा जो एकदम विघटित हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट, वाहित मल
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी और रोग पैदा हो जाता है? तो दोस्तों, तो कौन सा ऐसा वायु प्रदूषक है जिसके कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है सीसा, पीबी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग पैदा कर लेता है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैडमियम। तो कैडमियम का प्रयोग जल प्रदूषण दूर करने में होता है। इसका प्रयोग बायो फिल्टर के रूप में भी किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15, लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का कारण है। तो किसके कारण हो जाता है? तो लोहे की खानों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ना, उनमें एक बीमारी होती है शक्तिमयता रोग। वो किसके कारण होता है? तो सिलिका के कारण हो जाता है। तो होता क्या कि लोहे की खानों में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उसमें ज़्यादा मात्रा में लोह होने से, सिलिका होने से बीमारी हो जाती है। क्योंकि बालू में जो होते हैं ना छोटे छोटे कण, कांच तथा धातु उद्योग विशेषतौर जैसे भट्टियों के निर्माण में काम आते हैं। सिरेमिक सामानों के निर्माण में जो सिलिका का काम आता है। तापरोधी ईंटें इनसे बनती हैं। ताप परिवर्तन को यह सरलता से पूरक के रूप में सहन कर लेता है। यह खनिज रंग तथा कागज उद्योग में भी काम आता है। इस तरह से सिलिका से बनी बालू शिलाएं मकान बनाने के पत्थरों में भी काम आती है। तो लोहे की खानों में जो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उसमें शक्तिमयता रोग होने का कारण है सिलिका। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो दोस्तों, वायुमंडल में CO2 का निर्माण मुख्यतः हुआ है तो ये जीवों के श्वसन से। जो जीव होते हैं इनमें श्वसन क्रिया होती है, इसी से CO2 का निर्माण हुआ है और इसका उपयोग पौधे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम को देखने को मिलता है। तो मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। क्वेश्चन नंबर 18, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? जो ताजमहल जो बिल्डिंग है दोस्तों, उसमें जो जंग वगैरह लग रहा है ना, तो उसको मार्बल कैंसर भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। और यह किस प्रकार का कैंसर है? तो दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है ना। अम्लीय वर्षा जो होती है SO2 और NO2 के कारण होती हैं, जो मार्बल को क्षरण करती हैं, और इसी को मार्बल कैंसर भी कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन का स्तर क्या है? तो विकल्प के आधार पर देखेंगे हम। तो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन जो परत है वो क्या करती है? ये करती है परावैंगनी किरणों के प्रवेश को कम करती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, मिनामाता महामारी जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मारे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई। तो कौन सा प्रदूषण था वो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा HG। उसको हम पारा भी बोलते हैं और यहाँ पे पारद बोलते हैं। तो मिनामाता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। तो मिनामाता जो महामारी है वो 1965 में जापान में हुआ, जहाँ पे हजारों लोग मारे गए। तो किस प्रदूषण के कारण हुई? तो पारा HG या मरकरी भी बोलते हैं उसको। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? तो ये एग्जाम में आया भी था वन दरोगा में, और फिर आने के चांसेस हैं कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? तो BOD, इंग्लिश में बोलते हैं BOD। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, DDT है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो DDT क्या है? तो DDT इनमें ऑप्शन के आधार पर हो जाएगा, अजीव अपघटनीय प्रदूषक है। और जो DDT की बात करें हम, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, का भी फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो DDT जो है ये पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था। किंतु बाद में यानी 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग करने लगे थे। ये एक प्रकार का कृमिनाशक भी है जिसका प्रयोग खेतों में फसलों पर होता है।
इसके भारी प्रयोग से अनेक क्षेत्रों में मच्छर इसके प्रतिरोधी हो गई। इसका मुख्य उपयोग मच्छरों, खटमलों आदि को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। तो डीडीटी क्या है? अजीब अपघटनीय प्रदूषक भी है और कृमिनाशक भी है। और इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाए डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है। तो जो सूर्य, जो ओजोन लेयर होता है ना, वहाँ पे जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, उनसे कौन सा रोग होने का खतरा है? तो ज़्यादातर दोस्तों त्वचा का कैंसर होने का खतरा है। तो वैज्ञानिकों के अनुसार जो परावैंगनी किरणें से किसी भी व्यक्ति की त्वचा के लिए नुकसानदायक है। वैज्ञानिकों ने कहा है सूर्य की जो तेज किरणें के संपर्क में आने पर क्या होता है, हमारी त्वचा में कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। यह लाल, काली और छिलसी जाती हैं। सूर्य की परावैंगनी किरणों की चपेट में आने से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा हो तो अंततः क्या होगा? यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से जो चल रहा है होता रहेगा तो एक समय क्या होगा कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अणुओं की कमी हो जाएगी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। जो नदियां हैं उसमें कितना ज़्यादा जल प्रदूषण है तो उसकी माप कैसे की जाती है? तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि O2 की घुली हुई मात्रा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा का पता करते हैं। पहला क्या करते हैं उसमें कि जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा का घटना, में घुली हुई ऑक्सीजन की सांद्रता के बारे में पता करते। दूसरा है उसका बोर्ड का बढ़ना या बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है उसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायुमंडल में जो वायु होती है ना उसको प्रदूषित नहीं कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए CO2, CO, NO2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड करता है, NO2 करता है, SO2 करता है और CO2 नहीं करता है। CO2 नहीं करता है क्योंकि CO2 गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, क्योंकि इसका उपयोग पौधे, वायुमंडल में इसका प्रयोग पौधे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। तो ऑप्शन हो जाएगा सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति में NO2 होना चाहिए, O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? वाहन से कौन सा प्रदूषण नहीं होता है? तो आप सबको पता है कार्बन मोनो भी होता है, NO2 भी होता है, SO2, बट S2 नहीं होता है। S2 नहीं होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऑप्शन ये बहुत सटीक है। पहला कोयला से होगा, परमाणु से होगा, पेट्रोल से होगा, लेकिन ऊर्जा जो सौर ऊर्जा है इससे प्रदूषण की समस्या नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, 30वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? सबसे ज़्यादा निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो पहले भारी ट्रक, यातायात, निर्वाचन सभाएं, पॉप गीत या जेट उड़ान। तो इसका दोस्तों राइट हो जाएगा जेट उड़ान। तो जेट उड़ान हो जाएगा। तो दोस्तों हम जेट उड़ान से ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है। ध्वनि स्रोतों से उत्पन्न जो ध्वनियाँ होती हैं, भारी ट्रक जो यातायात है ना, इससे 80 डेसिबल तक की ध्वनि प्राप्त होती हैं और जेट इंजन से 120 डेसिबल की ध्वनि प्राप्त होती हैं और निर्वाचन सभाओं से दोस्तों यहाँ पे 90 डेसिबल तक की ध्वनि प्राप्त होती हैं और पॉप जो यहाँ पे पॉप गीत हैं इससे 100 डेसिबल तक की ध्वनि प्राप्त होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जेट उड़ान से होती हैं। तो दोस्तों ये आज 30 क्वेश्चन है बायोलॉजी वाले सेक्शन से और परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को 1-2 बार जरूर सुनिए। थैंक यू, मिलता है अगले वीडियो में।